शीतल पीसी जी जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर और बहुत स्पष्ट बोलने वाले देश के ऐसे पत्रकार जिनको दुनिया सुनती है। मेरे पास देश के अलावा कई अन्य हिस्सों से आज सुबह ही ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ोन आया, तो शीतल जी ने पिछले 2-3 दिन पहले मेरे कुछ इंटरव्यू में यहीं पे बातचीत में कुछ कहा था, उसका वो उदाहरण बता रहे हैं। तो शीतल जी एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। शीतल जी, आपने तमाम कार्रवाई देखी हैं, सदन की बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। आज और कल जो 2 दिन हुआ है उसमें उन भाषणों में, उन तर्कों में क्या लगेंगे कि राहुल गांधी और मोदी में कौन किस पर भारी पड़ा? सबसे पहले तो यहाँ जितने पत्रकार हैं सभी सीनियर हैं, सभी सम्माननीय हैं, इसलिए कुछ अतिरिक्त कह के आप मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। मुझे मुश्किल होता है फिर अपने को नॉर्मल करके एक्चुअल आपके में शीतल जी, जब हम इतना बहुत पत्रकारिता एक तरह से आपने कह दिया सीधे बहुत है वाली भाई, प्रक्रिया में थे ना, तो हम इंडिया बार बार टुडे आप में आपके कहते हैं तो वैसे तो उसको शीतल जी झेलना है। ईमानदारी, शीतल जी ईमानदारी धन्यवाद करो, आपको, नहीं, धन्यवाद। हर आदमी मैं प्रशंसा एक अच्छी बात लगती है, मैं आपको शीतल जी आप जब अनिल जी नहीं आए थे उससे पहले हमें शर्मिंदा कर चुके थे ऐसे। नहीं, चलिए मैं सच में तो अनिल जी, मैं शीतल जी की जब इंडिया टुडे में रिपोर्ट आती थी तो मैं कभी-कभी पढ़ के सोचता था, यार ये कितने बढ़िया इंसान होंगे, कभी इनसे मिलने का मन तो है, मतलब इस तरह मैं सोचा करता था शीतल जी। खैर हम मुद्दे पे आते हैं। तो आज जैसे ही भाषण खत्म हुआ, चूंकि बहुत सारे पत्रकार मित्र आपस में बात करते रहते हैं फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इधर उधर, आप सुन रहे हैं कि नहीं, ये कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह टिप्पणियां चलती रहती हैं। तो अब शोले का एक डायलॉग है, उसका दूसरा हिस्सा मैं कह देता हूँ। पहले वाला असंसदीय हो जाएगा, कहना भी नीचे, मैं कहता भी नहीं हूँ। वो मतलब वो पहले वाला शब्द समेत उन्होंने कहा नौटंकी, उसके पहले जो कहा है आप सब जानते हैं। तो आज के भाषण का ये एक और काफी सीनियर आदमी है, उनकी भी उम्र मेरे आसपास ही है, 60 से पार है। लेकिन ये भाषण सुनने के बाद उन्होंने ये कहा, वजह क्या थी कि अब प्रधानमंत्री अगर भाषण लोकसभा में बहस का जवाब दे रहे हैं और बहस में उठाए हुए सवालों पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, नाम तक नहीं ले रहे हैं, जबकि पूरा सदन में विपक्ष उस नाम से चिल्ला रहा है, बार बार शोर मच रहा है, बार बार उसका, वो इस देश में इस समय एक प्रमुख मुद्दा है। उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी बैंकिंग, हमारे बीमा और हमारे कारोबारी एक मिजाज पर असर पड़ रहा है। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं और इसको, इस जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं कि उस पर बात ही नहीं कर रहे। भाई आपका जो भी उस पर व्यू पॉइंट है वो आप बता दीजिए। आपने नाम ही नहीं लिया, आप उससे गायब हो गए, पूरे इधर उधर की कहानियां सुनाते रहे, आपने पहले क्या किया है, 9 साल में क्या कर रहे हैं, उसके पहले 10 साल में यूपीए ने क्या किया, और चुटकुले सुनाते रहे, इनकी कविता उनकी कविता, और चुटकुलों में आपने चीज खत्म कर दी। बीच बीच में देशभक्ति का भी तड़का लगा दिया कि मैं भी जब गया था लाल चौक तो ये हुआ था, वो हुआ था, और मैंने ये कहा था, वो कहा, वगैरह वगैरह। लेकिन उस मुद्दे पर नहीं आए जिस मुद्दे पर पूरा देश है इस समय। क्योंकि सोशल मीडिया पर चाहे उनकी टीम ले लें, उनके मंत्रीगण ले लें, सब कल से जो कर रहे हैं राहुल गांधी के भाषण के बाद, और राहुल गांधी ने जैसे उसको मुद्दा बनाया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया आनी ही थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक आदत बना ली है, चीन का सवाल, चीन ने हमारी 1000 किलोमीटर से ज्यादा जगह हड़प ली, आप वो प्रधानमंत्री हैं, आप उस पर बोलेंगे ही नहीं। कमाल है। एक आपने चुटकुला सा छोड़ दिया, घुसा है, निकला है, नहीं घुसा है, नहीं निकला है, ये क्या बात है? एक जिम्मेदार जवाब दीजिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार के मुखिया हैं, आपको देश को उसके बारे में चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये जो हुआ ये मतलब अब, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए तो सब कुछ असाधारण है, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आलोचना होनी चाहिए। और लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में जो संचालन कर रहे थे वो धनखड़ साहब, वो विपक्ष को धनखड़ साहब देशद्रोही कह रहे हैं। लोकसभा स्पीकर वो सारी चीजें एक्सपंज कर दे रहा है जिस पर पूरा देश सुनना चाहता है सरकार को। और जैसा कि डॉक्टर उत्कर्ष ने कहा है कि ये किस दौर में आप ये बात कर रहे हैं, संसदीय, संवैधानिक, नैतिक, इन शब्दों का तो, और इन शब्दों का जो भावार्थ है उनका मतलब कठिन हो गया है उसकी व्याख्या कर पाना। तो बहुत ही मतलब निराशाजनक रहा। लेकिन ठीक है, उनके पास संख्या है तो उनके लिए मेजें थपथपाई जा सकती थी, उन्होंने अपनी संख्या को बुला रखा था, लोगों ने मेजें थपथपाई। उन्होंने डाइवर्जन करने में, ये पूरा भाषण डाइवर्जन था, मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश। हालांकि वो ध्यान नहीं हटा, लेकिन वो उन्होंने पूरी कोशिश, जो भी करीब 1.25 घंटे भाषण दिया उसमें ये पूरी कोशिश करते हुए एक आप कह सकते हैं रस्म अदायगी करके वो आज भाषण देके चले गए। लेकिन ये चीज एक देश का एक बहुत बड़ा मन है। ठीक है, उत्तर भारत में धार्मिक कारणों से जो धार्मिक और सामुदायिक विभाजन है उसका राजनीतिक लाभ आपको मिल रहा है,
उसका जन समर्थन भी आपको मिलता है उसी तबके का। लेकिन देश बहुत बड़ा है, उत्तर पूर्व है, कोस्टल स्टेट्स हैं, और जो हमारे बॉर्डर के पाकिस्तान से लगे हुए स्टेट्स हैं, उन सब जगहों में निश्चित तौर पर आपके इस भाषण को आज बहुत ही गैर गंभीर, गैर जिम्मेदाराना और निश्चित तौर पर एक प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं पाया होगा ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि देश में इसके बावजूद कि आप लगातार 2 चुनाव जीत गए हैं, जिसके आपने बहुत चर्चा की, लेकिन जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे थे वो तमाम चुनाव जीत चुके हैं आजादी के बाद से। ये जीत हार से क्या मतलब है? अगर ये चीज अगर इस पर तय होगी, बात है कि संसद में सवाल क्या उठे। जब भी इस तरह की बहस होती है, बहस का एक ये डेकोरम है कि जो सवाल संसद में उठते हैं, जो सत्ता में होता है वो उनको नोट करता है। औसतन ये होता रहा है, खुद नहीं होता तो उनके और दूसरे एमपीज वगैरह उसकी तैयारी करते हैं, और बाद में जो उसका अंतिम जवाब देता है वो उन सब चीजों का कि फलाने ने ये कहा, इसमें फैक्ट ये है, ढिमाके ने ये कहा, इसमें ये है, नेता विरोधी दल ने ये कहा, इसमें ये है। ऐसे होता है, इस बहस का तरीका ये है। बहस का तरीका ये नहीं होता कि आप चूंकि आपके पास संख्या है, आपके पास सरकार है, तो आप हर चीज को बुलडोज करके 1-1.5 घंटे भाषण देंगे और देश को जैसे मन की बात सुनाते हैं वैसे अपना एक भाषण सुनाएंगे। ये नहीं होता भाई, ये लोकतंत्र में कहीं नहीं है। और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हमारी है। तो ये मजाक आपने एक इस जिम्मेदारी के प्रति किया जो बहुत ही फूहड़ लगा। लेकिन अब यह है कि भाई उनका एक समर्थक वर्ग है कि वो लीड भी कर दें तो उसकी तारीफ करता है, वो अपना उसमें वाह वाह के लिए चीजें निकाल लेगा, उसने निकाल ली होंगी, वो शुरू हो गया होगा और हम उसको देखेंगे। लेकिन एक कह सकते हैं कि अगर अब एक नागरिक के तौर पर हम जो उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री की ओर से जो भी सरकार का इस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू है वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया, वो अनुपस्थित रहा। ये एक शिकायत इस भाषण से रहेगी, ये है। शीतल जी, आप क्या कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो भाषण था, राहुल गांधी के संसदीय जीवन का ये सबसे अच्छा भाषण माना जाएगा? नहीं, अभी उनके पास जीवन है, हो सकता है कि वो इससे बेहतर भाषण दें, लेकिन अब तक का राजनीतिक रूप से एक बहुत योग्य हस्तक्षेप था, इसमें कोई शक नहीं। बहुत योग्य इसलिए भी कि उनके बारे में देखिए, हिंदी उनकी भाषा नहीं है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। उनकी मूल भाषा सब अंग्रेजी में परवरिश हुई है, बाहर पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में ही अंग्रेजी में आप देखें कि कितने फ्लुएंट और कितने तरल ढंग से वो अपनी बात रखते हैं। हिंदी में, लेकिन वो जो हिंदुस्तान में है उन्हें पता है कि हिंदी यहाँ के ज्यादा लोग बोलते हैं और हिंदी न आने वाले राजनेता की आम स्वीकृति नहीं हो पाती, इसलिए वो लोग हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं। उसमें आईटी सेल को कई बार कुछ मसाला मिल जाता है, कोई चीज इधर उधर, कोई शब्द, कोई व्याकरण की गलती, कोई मतलब पूरे सेंटेंस में कोई ऐसी चीज, फ्रेजिंग करने में कोई ऐसी चीज तो मिल जाती है, तो उसको लेके हंसी उड़ाई जाती है। लेकिन हमारे दक्षिण भारत के बहुत सारे राजनेता हिंदी बोल या कोशिश करते हैं, तो उनसे भी उससे भी ज्यादा गलतियां होती हैं। तो हम इसमें परफेक्शन की मांग करें तो गलत है। किसी की भी मातृभाषा अलग हो सकती है और एक भाषा जो अंगीकार करता है वो अलग हो सकती है, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य से राजनीति में यही सब चलन है इस समय, तो चीजों को काट के पेश करना, तोड़ मरोड़ के पेश करना और स्लिप ऑफ टंग्स को ज्यादातर गलत तरह से इस्तेमाल कर लेना, पिछले काफी वर्षों से तो हम यही देख रहे हैं। हालांकि आज ये सब करने लगे हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले बीजेपी का आईटी सेल ही करता था, लेकिन अब उसकी कॉपी करते हुए जो दूसरी पार्टियों ने आईटी सेल बनाए वो सब भी वही करने लगे हैं। वो खराब है, क्योंकि एक खराबी अगर एक जगह है और उसको आप खराब कहते हैं तो उसको अंगीकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य है कि ये चलन में है। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही, एक आग है, आग कहीं नजर तो वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी, आग तो होनी चाहिए। शीतल जी, कहीं लग रही है आग, कहीं दुष्यंत की चिंगारी कहीं लग रही है, आपको दिख रही है कहीं? भाई लोगों के जो आर्थिक सामाजिक हालत है उसमें तो लगी रही है। खुद प्रधानमंत्री जी जिन चीजों का बखान कर रहे थे उसमें वो चीज छुपी हुई थी कि 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे के जीवित रखने पर मजबूर है। या आप सोचते हैं कि 5 किलो अनाज पर ही वो आपको वोट दे देंगे, या आप उनको 12,000 रुपए का एक शौचालय के लिए कुछ मदद एक किसी समय कर देंगे तो उसको 8 चुनाव में भुनाएंगे। एक आप कार्ड दे देंगे जो कुछ अस्पताल एक्सेप्ट करेंगे, कुछ अस्पताल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप कहेंगे कि इसके आधार पे वोट दे दीजिए। आप एक चूल्हा दे देंगे और एक सिलेंडर दे देंगे, लेकिन गैस खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो वो उन्होंने बताया कि 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का उन्होंने गैस सिलेंडर दिया, लेकिन उन्होंने साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय को उस आंकड़े को नहीं बताया जिसमें बताया गया कि 4 करोड़ 53 लाख लोगों ने साल में एक बार भी नहीं भराया।
एक बार भरा है 4,53,00,000, यानी उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने साल में वो एक ही सिलेंडर भरा पाए। तो बाकी उन्होंने कैसे काम चलाया होगा, क्या साल भर एक सिलेंडर से तो खाना नहीं बना लिया? यानी जो आप कह रहे हैं कि हमने धुएं का उन्मूलन कर दिया, आंकड़े आपके खुद के बता रहे हैं कि वो उल्टा हो गया, क्योंकि गैस आपने 1200 रुपए, 1100 से 1200 पहुंचा दी, जो 400 रुपए थी। अब चूंकि अब ये काम विपक्ष का है कि वो बताए, उन्होंने अपनी वो सफलताएं बताई, इस मुद्दे पे वो बोले नहीं अडानी पर। विपक्ष है, इसको जनता में ले जाए, जनता सुनती है, बोलती है, नहीं बोलती है, क्या करती है। लेकिन और जो दूसरे मुद्दे उन्होंने गिनाए, सर उनको बताना पड़ेगा कि भैया अगर आपको 6,000 रुपए किसान को वो दे रहे हैं साल में, और 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो इस तरह से कुल कितने पैसे एक परिवार पर या एक व्यक्ति पर वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो जीएसटी उन्होंने चीजों पर लगा दिया है जिन चीजों पर पहले नहीं था, उसके जरिए वो आपसे प्रति परिवार कितना पैसा ले रहे हैं। तो अगर विपक्ष ये काम करेगा तो वो बता पाएगा कि आपसे 9-10 हजार ले रहे हैं या 12,000 ले रहे हैं और आपको 4,000 5,000 दे रहे हैं। 6,000 सबको नहीं मिलता, उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। ऐसे ही उज्ज्वला सबको नहीं मिलती, मकान भी सबको नहीं मिलते, और सबको मिले भी नहीं है। एक नल कल योजना की भी बात है। सब सरकारें इस तरह की योजनाओं पे काम करती रही हैं, लेकिन इसके पहले की सब सरकारों ने उसको किसी प्रधानमंत्री की छाती पे नहीं टांग दिया था कि मोदी जी ने ये दे दिया, जैसा उन्होंने किया अपने आप अपनी छाती पे टांग लिया कि वो जनता देख रही है कि मोदी ने उनको क्या दिया है। अरे भाई, मोदी ने नहीं दिया है। एक देश में एक व्यवस्था है, एक पंचायत है जिसमें देश भर के लोग भागीदारी करते हैं। उस पंचायत को चलाने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं। अब अगर वो ये गलत फहमी पाल लें कि वो सबको दे रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो इसका क्या उत्तर है। ऐसा चाहिए है कि सब लोग मिलके एक पंचायत में कुछ पैसा डाल रहे हैं, उस पैसे का उपयोग हो रहा है। कोई कहीं दुरुपयोग की भी शिकायतें होती हैं, और अब आप पे भी एक बहुत बड़ी शिकायत लगी हुई है कि उस पैसे का आप एक खास मित्र के पक्ष में दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पद का खास मित्र के पक्ष में दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसको उन्होंने हर चीज को हंसी में उड़ाया, इशारों में जवाब देने की कोशिश की कुछ चीजों की, कि हमको कहा जाता है कि हमारी कोई दुनिया में औकात नहीं है, फिर हमको कहा जाता है कि हमारे कहने से ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब उन पे जो आरोप लगे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के जो 2 राजनयिकों ने बयान दिया कि उन पर दबाव डाला गया अडानी को ठेका देने का, उसको उन्होंने इशारे में इस तरह से कहने की कोशिश की। लेकिन वो सीधे सीधे आरोप हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लगाए हैं, उसके तथ्य दिए हैं। उसके मामले में, लंका वाले मामले में तो वहां के एक मंत्री का वीडियो बयान है, और श्रीलंका वाले मामले में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है जिसमें उनके संवाददाता ने बहुत लंबे समय तक काम किया, कई लोगों ने मिलकर काम किया, और वहां उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शेख हसीना ने अपने किसी अधीनस्थ से कहा था, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो अब खैर, चूंकि आपको इन चीजों का जवाब देना नहीं था, आपने नहीं दिया। आपने वो सारी चीजें जो पिछले 8-9 साल से आप गिनाते हुए आ रहे हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी के विकास से हमारे यहाँ और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट जो है पहुंचा है, लेकिन आप उसमें 4GB और 5GB का शेयर ले रहे हैं। सच्चाई क्या है कि हमारी जैसे जो विकासशील देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा कम स्पेक्ट्रम पर लोगों के पास इंटरनेट पहुंचाने का जो काम है, भारत उसमें बहुत पिछड़ा उसका रैंक है। तो यही 2G, यही 3G, यही 4G दूसरे देशों में बहुत सफलतापूर्वक और बहुत इफेक्टिव काम करता है। हमारे यहाँ 4G 5G है, लेकिन गांव में मैं आपसे अभी बात कर पा रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं कि अगले पल में बात कर सकूं आपसे। बहुत प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की, और है ऐसी। तो अब इन चीजों पर चूंकि ये तकनीकी विषय है, और फिर इसमें सरकार का क्या रोल है, ये तो कहीं और दुनिया में इस पर शोध हो रहा है, कहीं और इसका विकास हो रहा है, कहीं और इसको बाजार। अब कोई कहे कि हमारी वजह से अमेजन भारत में घर घर राशन पहुंचा रहा है, या खरीद के लिए कुछ हमने ये कर दिया, तो इसमें उसका क्या रोल है भाई। अमेजन का एक बिजनेस मॉडल है जिससे वो दुनिया में अफ्रीका से लेके और अमेरिका तक सब जगह घर घर पहुंचा हुआ है अपना बिजनेस करने के लिए। वैसे ही इंटरनेट का एक बिजनेस मॉडल है, उससे जुड़ी हुई कंपनियां खुद लेके प्रोडक्ट लेके पहुंच रही हैं। इसमें जैसे एक जमाने में राजीव गांधी को कांग्रेस भी कहते थे, ये सब चीजें पुरानी है बीमारी हमारी, कि वो कंप्यूटर लाए। अरे भाई, कंप्यूटर तो पाकिस्तान में आया, वहां कौन लाया? वहां तो तानाशाही और फलानी चीज थी, बर्बाद देश है। लेकिन कंप्यूटर भी वहां है, 2G भी वहां है, 4G वहां, सब कुछ वहां भी है। तो वो नहीं लाए, वो कहीं और इन सब की खोज हुई और बाजार बढ़ाने के लिए दुनिया में सब जगह पहुंच गए।
अब ये सब श्रेय लेना मतलब ये बताता है कि चूंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा समाज ऐसा है जिनको इस तरह का उनका विकास नहीं हुआ है कि वो चीजों को आलोचना की दृष्टि से देखें और किसी भी चीज पर शक करें, उसकी पड़ताल करें। ऐसा विवेक नहीं देश के ज्यादातर समुदाय में विकसित हो पाया है। उनमें शिक्षा, कुशिक्षा, अशिक्षा है और उसका फायदा राजनीति उठाती रही है। आप भी उठा रहे हैं, आप उसमें धर्म के आधार पर बंटवारा करके उठा रहे हैं।